सर के बारे में इतनी सारी बातें हुई हैं, तो हम चाहेंगे कि सर यहाँ पर आएँ आप, और थोड़ा सा सर एकेडमी के बारे में भी हम सबको बताएं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया कि हम लोग तैयारी कर सकें और कुछ अचीव कर सकें। तो जोरदार तालियां एक बार और। जी सभी को सादर नमस्ते। वैसे सब आप लोगों ने बता ही दिया, सब बताने का कुछ है नहीं। कौन सा टाइप सी है? फिर भी जैसे कुछ एक अनुभव रहता है, आपको लगता है कि जैसे मुझे काफ़ी जानकारी है, पहले से बहुत पढ़ाकू रहे होंगे, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक अपनी जर्नी भी थोड़ी संक्षेप में, और फिर कोचिंग का कैसे कैसे प्रारंभ हुआ वो भी, जिससे ऐसा ना लगे कि बहुत पढ़ने वाले ही कुछ कर सकते हैं। मैं तो अपना अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था, जैसे 10वीं में भी मेरे 40% के आसपास मार्क्स थे। पढ़ने का काम तो था ही दूर दूर तक भी। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्ट अच्छा था, वो पार्ट मेरा था, स्वभाव जैसा भी था, पढ़ने की कोई खास रुचि नहीं थी। कुछ उत्तरदायित्व आए, लेकिन एक मेन पॉइंट जो मेरे जीवन में रहा टर्निंग का, वो गुरुकुल का रहा। मेरे को खेलने करने का बहुत शौक रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़। गुरुकुल में जाने के बाद में ऐसा एक परिवेश कि जहाँ पर आप मन चाहे कुछ नहीं कर सकते, एक निश्चित दिनचर्या है, उसी के हिसाब से आपको अपना पूरा पार्ट करना है। तो वहाँ पे खेलने का कुछ नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक था खेलने का, तो खेलने का कुछ था नहीं। अब ना करे तो क्या करें, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस कारण से वहाँ से पहली बार वहाँ से पढ़ाई मेरी शुरू हुई। वहाँ पे केवल संस्कृत का ही अध्ययन कराते थे, संस्कृत के अलावा कोई भी विषय नहीं पढ़ाते। तो संस्कृत पढ़ी अजमेर गुरुकुल में, विश्व उद्यान गुरुकुल। ऐसे लगभग 4-5 साल का मेरे गुरुकुल का पीरियड रहा, और उसमें मैंने संस्कृत ग्रामर पढ़ी, इसके अलावा कुछ और विषय नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर एकेडमिक BA MA आदि दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, उसके बाद फिर IAS आदि की भी तैयारी की। मतलब चलता रहा पार्ट है, लेकिन पढ़ने का वैसा कोई शौक नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ एक ऐसी स्पेसिफिसिटी रहती है जिसको उसको खुद भी नहीं पता। हो सकता है कि आपकी क्षमता याद करने की हो सकती है, या आपकी समझने की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरी समझने की क्षमता ज़्यादा ठीक है अपेक्षाकृत और चीज़ों के। तो कोई भी चीज़ पढ़ते थे हम तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, जब भी हफ्ते में एक बार पढ़े या 10 दिन में एक बार पढ़ते तो ऐसे ही थे, हफ्ते 10 दिन में 15-20 दिन में, लेकिन जब भी पढ़ते थे अच्छे से पढ़ते थे। तो ये बात मैं आपके लिए रखना चाह रहा हूँ। बहुत मेहनत करना कोई आवश्यक नहीं है, मुख्य पार्ट आपके लिए कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। एक विषय पढ़ा आपने, पढ़ने का पार्ट ये नहीं होता कि आप कितना आपने टाइम दिया या कितना आपने याद कर लिया, वो एक अलग फैक्टर है। पढ़ने का पार्ट होता है माइंड डेवलपमेंट। जैसे कोई एक चीज़ पढ़ी आपने, उसके पढ़ने के साथ में क्या आप उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, क्या आप अपने मस्तिष्क को विकसित कर पा रहे हैं उसके साथ में। मस्तिष्क के विकास का पार्ट ये रहता है कि एक चीज़ आपने पढ़ी, आपने समझ ली, तो आपको लगा कि हाँ ये आ गई। उससे अलग कोई अगर चीज़ आपके सामने आती तो आपका माइंड काम नहीं करता, आपको लगता है कि ये भी सीखनी पड़ेगी, वो एक आत्मविश्वास नहीं बनता। लेकिन अगर आप अपने माइंड को डेवलप कर रहे हो, आप बहुत पुरुषार्थ करके किसी चीज़ को सीख रहे हो, तो वो चीज़ तो आती ही आती है, लेकिन उसके अलावा और भी कोई नया विषय, नया सब्जेक्ट आपके सामने आता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी अचीव कर सकता हूँ। कोई भी नया विषय, किसी के लिए मैथ बहुत कठिन हो सकता है, किसी के लिए बायोलॉजी हो सकती है, किसी लिए कुछ भी पार्ट, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको छोड़ देता, भाई मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, वो विषय छोड़ दिया। तो ऐसे करके छोड़ने की आदत बन जाती है। हम क्या सोचते थे, ये विचार तो कभी नहीं आता था कि छोड़ दें, ये है कि कठिन विषय है तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो उस विषय को फिर हम एक प्रॉपर टाइम देते थे। एक विचार करने की प्रक्रिया होती है, चीज़ों की सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे एक व्यक्ति खोज करता है, खोज में भी क्या होता है कि हाँ ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, और ऐसे एलिमिनेट करते करते फाइनल डिसीजन तक वो पहुंच जाता है। तो वही पार्ट हमारा था कि ये जो चीज़ें समझनी है, इसको कैसे समझा जाए, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन करते जाते थे। तो मान लीजिए हमें कोई एक कॉन्सेप्ट 4 से 5 घंटे में समझ में आया, समय ज़्यादा लग गया कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से एक कॉन्सेप्ट नहीं कैच किया हमने पूरा एक माइंड डेवलप किया। अच्छा, ऐसी चीज़ों को समझा जाता है। हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक जनरल एक सिद्धांत होता है, एक होता है आपका एप्लीकेशन, एक होता है जनरल। एप्लीकेशन तो जो भी आपको टेक्निक्स दिख रही है वो है सब, लेकिन उन टेक्निक्स के पीछे एक जनरल सिद्धांत होता है। यदि उस जनरल सिद्धांत को आप कैच कर लेते हो तो वो हर जगह अप्लाई होता है। अगर किसी एक कॉन्सेप्ट को आपने पुरुषार्थ करके सीख लिया, और वो कैसे आपने सीखा है, वो माइंड भी आपने डेवलप कर लिया, फिर आपके सामने जो कोई नया विषय भी आता है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, चूंकि आपको एक स्ट्रेटेजी पता है कि इस तरह से मैं किसी विषय को सीख सकता हूँ, पैटर्न आपको पता है, तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट हो वो मैटर नहीं करता, आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो वही सब पार्ट आपके लिए भी है।
मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी विषय जो भी आपको कठिन लगता हो, या जीवन के अदर पार्ट भी हो सकते हैं, घर की परिस्थितियां हो सकती हैं, आपके स्ट्रगल्स हो सकते हैं। हमारे मन में एक स्थिति आती, छोड़ दो, अब नहीं हो रहा, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, लेकिन उसमें आपको कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो दुख की परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि दुख की परिस्थिति हमें सिखाती है। अगर आप मान के देखिए कि सब कुछ सुख ही सुख हो, तो व्यक्ति सीखने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, वो भोग करता है। उस समय कुछ सीखने का जो पार्ट है वो हट जाता है, और जो सुख लेने की प्रवृत्ति है या भोगने की जो प्रवृत्ति वो बढ़ जाती है। हमारा माइंड अलर्ट कब होता है? जब कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, घर की हो, अपनी हो, स्वयं की हो, अपने संस्कार हो, तो जैसी कोई दुख की परिस्थिति आती, माइंड अलर्ट होता है। और आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति जो दुख की परिस्थितियों में रहा है 2 साल 3 साल, और एक सुख की परिस्थिति में रहा है, लेकिन साथ में एक नियम है कि वो दुख की परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। ऐसे डिप्रेशन में चला जाए, डिप्रेशन वाला पार्ट मैं बेकार मानता हूँ। डिप्रेशन में नहीं, उससे सीखने की प्रवृत्ति हो, तो मुझे लगता है कि वो 2 साल में इतनी चीजें सीख सकता है जितना वो खुश के रह के 10 साल में या 20 साल में भी नहीं सीख सकता। जैसे आप लोग हैं, आप लोग से सब सुख 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 हो, तो आप ज्यादा विचार नहीं करेंगे जीवन के बारे में, लेकिन जैसी कठिनाई आई, माइंड क्या होता है, अलर्ट हो जाते हैं, यार कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गलत चल रहा है। अब उस गलत को ठीक करने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाते हो, कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते, फिर एक नया अपनाते हो, उससे ठीक नहीं हो फिर नया अपनाते हो, तो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप कर लेते हो, अपने अंदर परिवर्तन भी करते हो। अगर नॉलेज है आपके पास में कि मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना नहीं करना, कुछ व्यक्ति क्या कि कठिन परिस्थितियां तो सोचते कि समाज को परिवर्तित कर दो, हो सकता है हमारे अंदर भी कमी हो। तो अगर इस प्रकार का बेसिक नॉलेज आपके पास है और आप कोशिश करते हो कि मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन करूं जिससे ये दुख की परिस्थितियां जो आ रही है वो आगे ना आए, तो उससे चेंज चलता रहता है, वो 2-3 साल में बहुत चेंज कर लेता है। ये सब बातें सबको भी स्वीकार्य नहीं होती है, स्वीकार्यता का भी पार्ट है। जैसे फेस एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ तो सबके अलग अलग है, किसी को लग रहा है कि हाँ भाई बहुत जीवन की अच्छी बात है, किसी को लग रहा है कि ऐसी सामान्य बात है। तो जिनका सुख का माइंड है, आप उसको कंपेयर, जिसको सुख सुख और सुख चाहिए, सुख का माइंड है, वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता। उनको लग रहा है कि हाँ बढ़िया संपत्ति है, पीछे पिताजी की जायदाद भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। उसके मन में क्या सब कुछ अच्छा अच्छा है, इसलिए मुझे इन ज्यादा बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आगे भी अच्छा अच्छा ही चलेगा। लेकिन परिस्थितियां कब चेंज हुए पता नहीं लगता, अभी अच्छा है अगले पल परिस्थितियां खराब भी हो सकती हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। तो जब घटेंगी परिस्थितियां तब आपको क्या होगा, डिप्रेशन या किसी विकट परिस्थिति के अंदर आप चले जाओगे। तो परिस्थितियों को पहले ही, हम उसको गुरुकुल में बोलते हैं प्रलय अवस्था, कि आप जो भी आपके साथ बुरा हो सकता है, आप मन के स्तर पर पहले ही उसको विचार कर लें, और विचार करके तब उस पर काम करते हैं, तो वास्तव में रियलिटी में जब वो परिस्थिति आएगी तो आपको इतना प्रभावित नहीं करेगी। ये तो कुछ थोड़ा दार्शनिक पार्ट हुआ। दूसरा जो पार्ट है आपका कि कोचिंग की जर्नी का, 2017 में यहाँ पे हम कई सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कोचिंग डाली थी। हम सब यूपीएससी की तैयारी करते थे दिल्ली के अंदर, और कोचिंग भी जो रही तो यूपीएससी की ही डाली थी, हमने आगे शादी की तैयारी कराते थे। वो संयोगवश ऐसा हुआ कि यूपीएससी के जो बच्चे थे, तो पार्ट है कि बहुत लंबा टाइम लगता है, उतना डेडिकेशन तैयारी करने वाले में वो भी डेडिकेशन नहीं था। तो धीरे धीरे करके संयोग ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे आए तैयारी के लिए नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। मुझे नहीं पता था तब तक कि योग भी कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 2017 में पहली बार ही आया था, हमने पहले कभी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कभी फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, ठीक आप कीजिए। तो मैंने पूछ लिया उनसे, मुझे नेट की तो पता ही थी, मैं संस्कृत से जा रहा था, भाई आपका क्या विषय योग। तो मैंने पूछा कि आपको योग आता है, तो उनका हाँ योग तो हमें आता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा रहा, मुझे लगा कि शायद योग की नॉलेज इनकी कम है। तो वहीं से योग का पार्ट स्टार्ट होता है, और तब से लगभग 2017 में तो शायद स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो चला आपका योग कब 18 से स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा करके, और लगभग अब तक 100+ योग से JRF हुए हैं अकेडमी से। पूरे गिनती में करता नहीं हूँ, बस अंदाजा बता रहा हूँ आपको, 100+ के आसपास है। नेट भी काफ़ी 400-500 के लगभग हो गए होंगे नेट भी। तो उसमें वो जो पार्ट रहा जर्नी का, वो ये कि कुछ सीखा जाए। मेरा जो लक्ष्य रहता है, मेरी पर्सनल जो भावना है, नेट JRF मेरे लिए सेकेंडरी रहता है। मैं रखता हूँ कि अगर आप आए हैं योग के फील्ड में या कणाद परिवार में आए हैं, तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करके दिखाओ। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, या घर का जो परिवेश है उसमें अपने आप को अच्छा रख पा रहे हैं, घर वालों को अच्छा समझा पा रहे हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा प्रशंसा के योग्य है, ना कि नेट JRF। वो नेट JRF तो एक पड़ाव है, कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद हो ही जाएगा अगर आप एफर्ट देंगे। यदि आपके अंदर स्वयं में चेंज नहीं है तो मुझे लगता है कि JRF करके भी फायदा नहीं है। आपको लगता है कि JRF करने से खुशियाँ मिल जाएगी, जिनको JRF हो गया उनसे पूछो अगली चिंता क्या है, PhD करनी है। PhD जिनका हो गया, लगता है जब तक नहीं होता तो क्या लगता है, बस एक बार PhD हो जाए, JRF हो जाए, बस आगे अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर PhD भी हो गई कैसे करके, तो 2-3 दिन 4 दिन बड़ी शांति लगती है, हाँ PhD होगी, अब अगली चिंता क्या, जॉब चाहिए। तो ऐसे करके पूरा जीवन कुछ ना कुछ ऐसे निकलता जाएगा। सुख तो कहीं रहा ही नहीं ना, सारा पार्ट ऐसे निकलता गया, और देखा बूढ़े हो गए।
आप अपने आप को अभी कल्पना करनी चाहिए। बुढ़ापे में बुढ़ापे की कल्पना कोई फायदा नहीं है। आप कल्पना करके देखो कि जिन जिन चीजों में आप समय दे रहे हो, अभी शरीर के प्रति दे रहे हो और चीजों में दे रहे हो, और ये कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाएगा। अब आप किससे सामना करोगे? बुढ़ापे में कोई आसपास नहीं होता, वहां स्वयं से सामना होता है। अभी तो आप बिजी रख के अपने आप को बहुत कर रहे कि अभी मन परेशान है, चलो मूवी देख लो, उसमें परेशानी लग रही, ये कर लो, किसी से बात कर लो, घूम लो, कर लो। बिजी रख के आप अपना सामना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बिजी करते हो। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, फिर इन चीजों में आपको सुख दिखाई नहीं देगा। ना कोई मूवी देखने का मन करेगा, ना कोई घूमने का, ना करने का, फिर लगेगा यार जीवन ऐसे ही निकल गया। तो अगर आप अभी ये रियलाइज करते हो कि आगे का जो टाइम है मेरा, मैं कैसे सुखी रह पाऊं। सुखी तो अभी भी नहीं है, अभी भी, लेकिन टाइम पास हो रहा है, सुख तो नहीं है, टाइम पास हो रहा है। तो उन चीजों को देखोगे तो वो है कि अंदर का कितना चेंज किया आपने। बस मेन पार्ट यही है। अगर आपने अंदर का चेंज किया है तो अगर आप राजा हो तब भी सुखी हो, अगर भिखारी हो तब भी सुखी हो। जो योगी होता है, योगी पास कोई ऐसा थोड़ी हो कि बड़े बड़े राजपाट आदि कुछ होते हैं, कोई फिर भी सुखी है। क्यों सुखी है? कुछ है ना अंदर का ऐसा जो मिल रहा है उनको। देखो, सुख दो तरफ से आता है। अगर हम फिलोसफिकली देखें, या तो संसार से आता है या ईश्वर से आता है। संसार का सुख है, बड़ा फ्लक्चुएट है, दूसरों पर आधारित है। दूसरे सुख भी दे सकते हैं, दूसरे दुख भी दे सकते हैं। जारफ हो गया, सुख मिल गया, जारफ नहीं हुआ, दुख मिल गया। जारफ हो गया, एकेडमी में बुलाया नहीं, सम्मान नहीं किया, फिर दुख हो गया। मान लो आ गए यहाँ पे बोलने के लिए और यहाँ मंच पे नहीं बुलाया, फिर दुख हो गया। देखो कितने दुख के साधन कितने सारे हैं। घर में हुआ, घर में किसी ने पूछा ही नहीं जारफ होने के बाद में, फिर दुख हो गया। जारफ होने के बाद पीएचडी में नहीं हुआ, फिर दुख हो गया। तो इतने सारे पार्ट हैं जो दुख के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो वास्तव में दुख है? अगर हम विचार करें, क्या वो वास्तव में दुख के कारण होने चाहिए थे? क्या वो एक नेचुरल पार्ट है। संसार में आया है कोई व्यक्ति, तो ये स्थितियां तो संघर्ष है, इसको दुख नहीं बोलते, ये संघर्ष है, ये सबके साथ चलता ही है। और एक पार्ट हम भी ये भी कहता हूँ कि संसार में कोई आया है तो दुख तो होगा ही होगा। आप ऐसा मत सोचो कि दुख की परिस्थितियां नहीं आएंगी। कौन ऐसा महापुरुष हुआ है? हम तो एक सामान्य व्यक्ति है, महापुरुषों के सामने भी कितनी संघर्ष की चीजें आई। तो दुख की परिस्थितियां आएंगी, घर की भी आएंगी, बाहर की भी आएंगी। मैं तो कहता हूँ जितनी ज्यादा दुख की परिस्थिति है आपके पास सीखने और चेंज करने की, उतनी ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वो आपको अपना मेंटल लेवल देखना कि कितना आप उनके प्रति संघर्ष कर सकते हो। तो उस संघर्ष को ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको एक आत्मिक ताकत चाहिए, एक ज्ञान चाहिए ऐसा जो हर पल आपका साथ दे। संघर्ष करना कोई लड़ाई करने वाला पार्ट नहीं है। ये संघर्ष बाहर के साथ भी नहीं है। वो संघर्ष किसके साथ में? हमारे अंदर के साथ है। तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये सारा का सारा पार्ट है आपका अंदर का चेंज करना। मान लीजिए आपका अंदर का चेंज हो गया, आप पढ़ते वक्त भी सुखी हो। नहीं तो पढ़ते व्यक्ति बड़े दुखी रहते हैं, बड़े दुखी मन से चेहरा दिखाई देता क्लास के अंदर, पता नहीं कब सिलेबस पूरा होगा, ये कब क्या होगा, कब जेआरएफ होगा। मतलब पढ़ते वक्त इतना दुखी है, फिर जेआरएफ वक्त एक दो दिन की सुख हुआ। देखो 4-5 महीने का दुख झेल के जेआरएफ होने से एक दो दिन का सुख हुआ, वही पता नहीं होगा नहीं होगा, बधाई नहीं दी तो वो भी नहीं होगा, और उसके बाद फिर दोबारा वही दुख। तो आप देखो कि जब आपने अपने सुख को उस एक चीज के साथ रिलेट कर लिया कि जेआरएफ होगा तो सुख होगा, ये चीज अचीव होगी सुख होगा, बाकी टाइम क्या होगा? दुख। तो सारा टाइम दुख, वो भी एक दो दिन का, फिर सुख, फिर दुख। तो दुख का जो पार्ट है वो ज्यादा है। लेकिन अगर आपने अंदर अपने चेंज किया तो आप पढ़ते वक्त भी सुखी हैं, जेआरएफ हुआ नहीं हुआ तब भी सुखी है, पीएचडी में हो गया तब भी सुखी है। क्योंकि सुख का पार्ट अब मैटेरियलिस्टिक नहीं है, किसी मैटेरियल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि ये चीज अचीव होगी तो सुख होगा। वो अपने मन की बात है। अगर आप देखो टेक्निकली तो सुख क्या है? आत्मसंतुष्टि। संतुष्टि में थोड़ा सा एक डीप पार्ट आपको रखता हूं सामने। अभी हम दुखी हैं, मान लीजिए आपको भूख लगी या आपके अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे गाड़ी चाहिए या पैसा चाहिए, तो जैसे इच्छा आपके अंदर हुई आपको दुख होना शुरू हो गया ना। अब मान लीजिए कि जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक आपको क्या है अंदर? दुख बना होगा। वो 1 महीने भी रह सकता है, 6 महीने भी, या 1 साल भी रह सकता है, लंबा टाइम भी रह सकता है। तब तक आप दुखी हैं और आपका पूरा पुरुषार्थ क्या है? मैं उस चीज को अचीव करूं। आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। आपका लक्ष्य है कि मेरी जो इच्छा है वो इस गाड़ी को प्राप्त करने की, उस गाड़ी को प्राप्त करने के पूरा पुरुषार्थ लगा हुआ है, नहीं प्राप्त हुई, 1 साल के बाद और ज्यादा दुख, फिर और पुरुषार्थ, लोगों से बात की, यूट्यूब देखा और बड़ी बड़ी इच्छाएं बना दी, इच्छाएं बना के फिर लग गए कि नहीं ये गाड़ी नहीं प्राप्त हुई, जरूर तुम्हें कोई बड़ी गाड़ी प्राप्त होनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हें छोटी वाली गाड़ी प्राप्त नहीं हुई। तो बड़ी गाड़ी की इच्छा बना दी, अब बड़ी गाड़ी का, अब मोटिवेशन नया आ गया ना। छोटी गाड़ी का मोटिवेशन तो 1 साल में डाउन हो गया, लेकिन अब एक नया मोटिवेशन देख के या सुन के किसी को प्राप्त हुआ कि नहीं तुम्हारे भाग्य में कोई जरूर बड़ी गाड़ी थी, इसलिए छोटी वाली नहीं हुई, अब बड़ी इच्छा के साथ फिर लग गया। आप उसकी स्थिति समझ सकते हैं, बड़ी भी नहीं हुई तो पहले तो कम डिप्रेशन में जाता, अब ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। और बीच का जो टाइम पीरियड रहा वो तो दुख में है ही है। और वो इच्छा पूरी हो गई, आपको लगता है कि मान लो किसी की गाड़ी की इच्छा थी, गाड़ी मिल गई, कितने दिन सुख रहेगा उसका? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद फिर एक नई सुख की तलाश, उसमें फिर वही पार्ट। और जितने में पहले सुखी हुआ, जब जेब की खर्ची 1 रुपये मिलती तो बड़ा अच्छा लगता था, अब कोई 1 रुपया देगा, जब बेटा एंजॉय करो, नहीं लगेगा ना अच्छा। अब 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए।
तो जितने में इच्छा पहले पूरी होती थी अब वो उतने में पूरी नहीं होती। अगर हमें पहले 10 रुपये खर्ची मिली, अगली बार भी 10 ही देंगे तो मन थोड़ा उदास सा हो जाता है। तो पहले तो पिछली बार तो दिया था 10, थोड़ा बढ़ा के दो। ये टेक्निकल पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर का कि हमें बढ़ा के चाहिए तृप्ति। तो उस पीरियड का पार्ट यही हुआ कि आप सब दुखी दुखी हैं। उसका अंतर क्या कर सकते हैं कि एक इच्छा बढ़ाओ, बढ़ा के पूरा करो, उससे कुछ देर का सुख मिला और फिर एक नई इच्छा फिर उत्पन्न होगी। एक इच्छा ही कम कर दो। दो पार्ट है ना, हमें पता है कि इच्छा बढ़ने से सुख दुख होता है जब तक हमें प्राप्त नहीं होती, तो क्यों उसको बढ़ा के उसमें इतना संघर्ष करके उसको पूरा करो एक थोड़ी देर के सुख के लिए। और एक है कि हमें इच्छा नहीं करनी, हमें कर्तव्य पालन करना है। बहुत बड़ी बात है, करना भी बहुत मुश्किल है अभी के स्तर पे, क्योंकि उसके लिए एक अंदर का नॉलेज चाहिए। तो अगर आपने वो नॉलेज लिया तो आपका अंदर का जो पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड को कहेगा कि मुझे चीजें करनी है, जियारत भी करना है, घर वालों की सेवा भी करनी, किस लिए? एक कर्तव्य के रूप में। तो आप पढ़ते वक्त भी सुखी हैं, अचीवमेंट हुआ नहीं हुआ तब भी सुखी हैं, और उसके बाद में जैसा जैसा आपका कर्तव्य है, घर की परिस्थितियां विपरीत है तब भी सुखी हैं, विपरीत नहीं है तब भी सुखी हैं। मतलब आपका सुख मैटेरियलिस्टिक नहीं रहेगा, बाहर से प्रभावित नहीं होगा, आप चलते रहेंगे और आपका कर्तव्य चलता रहेगा। तो उस समय हम अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा दार्शनिक ना करके। सीधा पार्ट यही है कि अगर आपका भौतिक लक्ष्य भी है, आध्यात्मिक लक्ष्य तो जब भी होगा कि जियारत ही करना है, तो जियारत भी आप तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से शांत होंगे। आपका पोटेंशियल, आपकी मेहनत वो तभी हो पाएगी। नहीं तो पूरे दिन में कितने फ्लक्चुएशन होते हैं, कितनी बार पढ़ने का मन करता है, कितनी बार नहीं करता, वो सब चलता रहता है। वो व्यर्थ का संघर्ष है। कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, पड़ोस वाले ने क्या कह दिया उससे दुखी हो गए, घर में क्या होगा, पड़ोस में, मतलब कितने सारे पार्ट हैं। अगर उनसे आप शांत हैं तो आप ज्यादा समय पढ़ाई के लिए दे पाएंगे, अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे, और मेमोरी पावर है या इंटेलेक्चुअल जो आपकी एबिलिटी है वो भी शार्प काम करती है अपेक्षाकृत दूसरी चीजों पर। लेकिन फिर भी मेरी हृदय की जो भावना है वो फिर वही कहूँगा, जियारत सेकेंडरी है। आपका पार्ट होना चाहिए कुछ जीवन में सीख के जाए, ऐसा पार्ट कि जियारत हो ना हो, मैं नहीं कह रहा हो ना हो, वो अलग पार्ट है, मेरे हाथ में भी नहीं ना आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में पुरुषार्थ है। मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सुखी रहेंगे। कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट, जब आपको ये बात कब याद आएंगी, जियारत हो जाएगा, नौकरी लग जाएंगी, शादी हो जाएंगी, जब ऐसा कुछ पार्ट करने लायक नहीं रहेगा तब सोचेंगे अब जीवन में सुखी कैसे रहें। अब तो कुछ करने लायक रहा नहीं ना ज़्यादा, अब सुखी कैसे रहे, तभी आएगा। तो सुख वाला पार्ट तो पहले ही छूट गया। जिस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए था वो जीवन तो जिया ही नहीं। अब वो संस्कार इतने प्रबल हो जाएंगे बाद में कि अचीवमेंट तो बहुत होंगे, भौतिक रूप से शील्ड लगी होंगी, सब कुछ लगा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से खाली होगा। ये मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूँ, पुराने जो लोग जो बहुत अचीव किए हुए लोग हैं, गुरुकुल में आते थे, उनके अनुभव थे ये, कि एक एज के बाद में बहुत खालीपन लगता है। ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी कुछ नहीं किया। जजीज के लेवल के लोग थे या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो कहते हैं खाली खाली लगता है। हर व्यक्ति को नहीं लगता, जो थोड़ा विचारशील व्यक्ति है तो उनको लगता है कि जो चीज़ करनी चाहिए थी, जीवन में आचरण में लानी चाहिए, वो नहीं लाई। पैसा कमा लिया, नौकरी आ गई, सब आ गया। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। आप है तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, मैं नहीं कह रहा कि गीता की तरह, भगवान कृष्ण की तरह बन जाओगे कि कोई भी कुछ समत्व की स्थिति, वो एक आदर्श है, प्रैक्टिकली अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो बना सकते हैं ना, प्रयास तो किया ही जा सकता है। यदि उस प्रयास के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मन भी शांत रहेगा, पढ़ाई भी बढ़िया होगी। ये तो थोड़ा फास्ट। दूसरा है हमारी तैयारी के संदर्भ में, आप लोगों ने बहुत लोगों के अनुभव सुने ही हैं, सबने अपने अपने विचार प्रकट किए, तो उनमें से आपको अपनी दृष्टि से जो अनुकूल लगता है, सबके अपने अपने मेंटल लेवल होते हैं, किसी का लगता है कि मैं इस तरह से ज़्यादा चीज़ें अच्छा कर सकता हूँ, किसी को अलग तरीके से लगता है, तो आप उसी तरह से उनको अडॉप्ट करें। ऐसा नहीं कि जिसने जैसा का बिल्कुल वैसा का वैसा करने की कोशिश करें, उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसको थोड़ा सा आपको मोल्ड करना पड़ेगा अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने समय के अनुकूल, तो आप उसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये पार्ट है। तो कुछ आपको पूछना हो तो बताएं। खाली रहने वैसे बताएं। सर, मूल विषयों को, पुस्तकों को पढ़ना और जो अभी तैयारी करते हैं उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? अगर समय है तो मूल पुस्तकों से पढ़ के और फिर ये नहीं, वैसे सबसे अच्छा तो रहता मूल पुस्तकों से ही पढ़ना, उसमें आपको नॉलेज भी मिलती है और एक रिलेशन भी रहता है, बढ़िया सा पढ़ने का फ्लो रहता है। लेकिन मान लीजिए उतना समय नहीं है उतने अपने पास में, तो फिर डायरेक्ट जो नोट्स आदि हैं तैयारी कराई जाती है तो उसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी है कि कोई मूल बुक पढ़ी जाए, समय हो तो पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मान लीजिए जैसे आपका जियारत हो जाता है तो स्वाध्याय के रूप में आप मूल बुक रख सकते हैं। मेरा झुकाव ज़्यादातर गीता, उपनिषद, योग दर्शन पे है, हठ योग पे ज़्यादा नहीं है मेरा, तो स्वाध्याय के रूप में आप इन्हीं पुस्तकों का यूज़ कर सकते हैं। गीता है, योग दर्शन है, या और दर्शन है, उपनिषद है। उपनिषद में प्राचीन उपनिषद, नो कि योग उपनिषद वाला पार्ट, तो उसमें एक स्पिरिचुअल पार्ट है जो आपको अंदर से शांत रखेगा। तो आप जितना जितना पढ़ोगे, एक हम कभी पढ़ते थे एकेडमिक, पता नहीं कौन सी क्लास की बुक इसमें था, अच्छी बुक वो है जो माइंड के डेवलपमेंट के साथ डेवलप्ड होती जाए। एक बुक पढ़ के आपने कहा कि मैंने सब कुछ जान लिया, मतलब उसमें कोई खास पार्ट था ही नहीं, थोड़ा ही पार्ट था। अपने हमारा मेंटल लेवल बढ़ा तो बुक में से और नई चीज़ें आ रही हैं,
1 साल तक, फिर 1 साल बाद फिर पढ़ा, फिर नई चीजें आ रही हैं। तो उसमें बातें तो पहले से ही थी, हमारा लेवल वो नहीं था कि हम उसको कैच कर पाते। आप योग दर्शन पढ़ोगे, हर बार कुछ नया नया मिलेगा अगर स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ते हो। केवल सूत्र रिवाइज करोगे या बोलोगे, मेमोराइज करोगे, उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। तो सीखने वाला पार्ट है कि जैसे कोई चीज आपने पढ़ी, उसको चिंतन में लेके आओ, थॉट्स में। मैंने आपको बोला, वो मेरा चिंतन था, वो आपके अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं लाएगा। लेकिन कोई बात अगर आपको एक्सेप्ट हो गई, आप उसको विचार करना शुरू करो, उसकी रीजनिंग करो कि ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है। जब आपको एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, उसको आप फिर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो समाज के अंदर, इससे क्या वास्तव में सुख हो सकता है, इससे दुख होगा। क्या क्रोध करने से सुख होता है, क्रोध ना करने से सुख होता है? आप प्रैक्टिकली जब आप उसको करके देखोगे, तब आपको एक्सेप्ट होगा कि हाँ ये बात वास्तव में सही है। हिंसा करने से सुख होता नहीं होता, किसी को टीज करने से, मजाक करने से। अभी आजकल हमारा तो टाइम पास के भी तरीके अलग अलग होते हैं ना, किसी का मजाक उड़ा लिया, 4 बैठे हैं तो 4 की मुद्दे ले रखे हैं, उनकी निंदा चल रही है, ये चल रहा वो चल रहा, उसमें टाइम पास हो जाता है, 4-5 घंटे बीत जाते हैं, अच्छा लगा आज तो कितना लो लेवल का अच्छा है। एक क्लास में चर्चा चल रही थी, उदाहरण रखूंगा, तो एक क्लास में एक बच्चा कह रहा था कि सर, क्योंकि हमसे सुखी तो कुत्ते भी हैं, वे तो गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया कपड़ा, खाना पीना सब कुछ हो रहे हैं। तो मैं तो अब क्या बोलूं कि हमारे सुख का लेवल इतना छोटा हो गया, हमें कुत्ता भी हमसे ज्यादा सुख दिखाई देता है। ये कटाक्ष रूप में है, मतलब कितना लो लेवल अपने सुख का ले आए। और मैं कहूँ से कि कुत्ता बना दे आपको, वही वाला सुख देंगे आपको जो उसको चाहिए, तुरंत मना करेगा, नहीं मुझे मनुष्य ही रहना। तो हमने सुख की जो इच्छाएं थी वो पशु के लेवल के लिए आए। पशु खाता है तो हमें बढ़िया बढ़िया खाना मिलना चाहिए, पशु बढ़िया मर्सिडीज में घूमता है तो यार मैं भी घूमता वहां पे, तो मैं भी घूमता। तो ये है सुख। जब पशु वाला सुख है तो तुलना पशु से ही होगी ना, तुलना तो पशु वाले सुख से की है तो पशु की होगी। अब हमारे सुख की इच्छा होती है कि हम किसी को क्षमा करें, त्याग करें, किसी का भला करें, जो भी आपके सात्विक पार्ट है, तो वहां तो पशु से तुलना नहीं होगी, हमारी ऋषियों से तुलना होगी कि उन महापुरुष ने, उन ऋषियों ने इतना इतना अच्छा काम किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। वे इतने इतने संघर्ष में भी कितने शांत थे। राजर्षि जनक का कितना उदाहरण दिया जाता है, एक इतने बड़े राजा होके भी कितने शांत प्रकृति, कोई भोग नहीं था, राजा होते भी तपस्वी का जीवन जीते थे, वो उदाहरण आएंगे। तो तुलना, चूंकि हमारे सुख का फोकस बहुत ज्यादा भौतिक है, थोड़ा भौतिक नहीं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा भौतिक है, तो तुलना भी देखो कहां तक आ गई, पशुओं के साथ आ गई कि पशु हमसे ज्यादा सुखी है। बहुत विचार करने का पार्ट है। अगर किसी के मन में ये चल रहा हो कि पशु हमसे ज्यादा सुखी है, तो उसको बहुत विचार करने की बात है कि मेरे सुख का स्तर कहां तक आ गया। तो वही हमें चीज देखना है कि मुझे कहाँ सुख चाहिए। क्या ऐसी बेकार की चीजों में सुख चाहिए, ये ऐसा सुख चाहिए जो संतुष्टि लाए। आपके भी अनुभव होंगे कि बहुत सारी चीजें आपने जीवन में देखी, सुख भी प्राप्त किया, ऐसे नहीं सुख नहीं है वो। क्या संतुष्ट हो गए कि हाँ बस अब मन पूरा हो गया, अब आगे कोई सुख की इच्छा नहीं रही? कस नहीं आता, थोड़ी देर का पार्ट। खाने पीने का इकोनॉमिक्स का सिद्धांत आपका, जैसे कोई वस्तु बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, गोलगप्पा खाया, कुछ भी खाया आपने जो अच्छा लगता है, 1 बार खाया अच्छा लगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-6 के बाद फिर मना करना शुरू करोगे, बस अब नहीं, अपनी अपनी कैपेसिटी है सबकी, लेकिन 5 में ले रहा हूँ, और 10 तक हो गया तो अब बंद कर दो, लड़ाई हो जाएगी। तो वही चीज जो अभी सुखकारी लग रही थी, अब वो क्या लग रही है हमें, बड़ी दुखकारी लग रही है। क्यों? उसकी सीमा आ गई। तो सांसारिक सुखों की एक तो सीमा है, वो सांसारिक सुखों को भोगने से सुख की इच्छा बढ़ती है, सुख की इच्छा शांत नहीं होती। आप कोई भी सुख ऐसा बताओ सांसारिक कि जिसमें आपने भोगा हो और कहा हो कि बस अब उससे मेरी तृप्ति हो गई, ऐसा है? अगली बार और बढ़ के आती हो। पहले थोड़े में इच्छा पूरी हो रही थी, अगली बार और ज्यादा चाहिए, उसको लिया, फिर अगली बार और ज्यादा चाहिए, ऐसे बढ़ता ही चला जाता है। तो आप अपना देखो, जैसे मान लीजिए आपका घर का परिवेश है, एक फिजियोलॉजिकल नीड्स आपको, रोटी कपड़ा मकान, तो एक सामान्य आपने पूरा कर लिया। अगर आप उनमें इच्छा बढ़ाते जाते हो, आपको पूरा जीवन कमाने में निकल जाएगा। कल्पना करके पूरा जीवन सुबह से शाम तक कमाए, आए घर पे, घर का कुछ किया, फिर सुबह शाम कमाया, बूढ़े हो गए, खत्म जीवन, ऐसे चला गया जीवन। और एक पार्ट है कि जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आपने की, उसके बाद अपनी आत्मिक उन्नति में, आत्मिक विकास में आप समय लगा सकते हैं। जो हम जैसे हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं, उसमें दिखलाता है सेल्फ नेचुरलाइजेशन। आपके अंदर की जो चीज है, जो आप अंदर से चाहते हो, कि मैं बेकार चीज नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो बेकार भी चाहते होंगे, जो आत्मिक है, वो शारीरिक इच्छाएं हो सकती है, आत्मिक जो पार्ट है जिससे आपको वास्तव में संतुष्टि मिलेगी, उन चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो बुढ़ापे का काम नहीं है, जैसे समाज में चलता है बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापे का टाइम आएगा, वो काम है अभी युवा का। अभी आप ध्यान देंगे तो आगे कर पाएंगे। तो आप जब तैयारी करेंगे, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि तैयारी के साथ साथ में ये चीजें भी सीखें। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं ऐसे जो बहुत परेशान से लगते हैं, मन से भी चंचल है, वैसे भी परेशान है, और पढ़ाई से भी परेशान है, घर से भी परेशान है, मतलब परेशानी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं सर ये नहीं हो रहा, वो उल्हाने बहुत हैं, वो क्यों नहीं हो रहा, कौन करेगा? ये तो चलो शिकायतें होगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसको बोलते रहने से हो जाएगा क्या वो? तो उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। जो भी दिक्कत आ रही है, परिवेश की है, आपकी सेल्फ की है, उसको आपको ठीक करना है। गलतियों को बार बार बोलने से गलतियां दूर नहीं होती, उनको हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। और उससे हम कमजोर जरूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को उल्हाने देने की आदत हो जाती है ना, कोई बात, बेटा तुमने ये किया, सर ये दिक्कत आ गई, क्या करूँ,
उसको जब भी पूछोगे वो 4-5 दिक्कतें तैयार रखता है बिल्कुल साथ में, कि मेरे पास एक रीजनिंग बढ़िया बनी हुई है, सर कुछ भी कहेंगे तो ये 5-6 तो मेरे पास है और सर कन्विंस हो जाएंगे। तो उनको तो क्या कहूँगा, भाई ठीक है, अभी दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत बताने से पार्ट क्या हुआ? वो सर मुझे मैथ नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, ऐसे 10 दिक्कतें बता दी, क्यों नहीं हो रहा? ये तो पार्ट, कारण जानो, कारण नहीं पता सर, बस हो नहीं रहा ये पता मुझे। तो उसका पार्ट क्या होना चाहिए था? नहीं हो रहा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि पता लग गया क्यों नहीं हो रहा, अगला स्टेप, अब आगे कैसे करना है, थर्ड स्टेप। वो स्टेप नहीं जाते, वो अपने आप को कहाँ पे संतुष्ट रखता है कि हाँ मुझे पता लग गया कि ये नहीं हो रहा और मैं इस हेतु को देता रहूंगा, मेरा काम चलता रहेगा। तो ये आदतें हो जाती, तो उल्हाने नहीं देनी चाहिए। कंफर्ट जोन को कम रखो, ये रखो, सब तपस्वी वाला पार्ट रखो, जो नहीं यार उसके लिए प्रयास करो। मैं तो मानता हूँ कि संसार की हर एक चीज को सीखा जा सकता है, समय का अलग अलग है कि किसी में समय ज्यादा किसी में कम लगेगा, बस बात पुरुषार्थ की है। बस ज्यादा प्रवचन हो जाएगा आप लोगों का, कुछ नहीं। सर योग जो एकेडमिक विषय है उसके अलावा मतलब कि योग, मुझे नहीं लगता कि एक एकेडमिक जो विषय है वो बहुत अलग है, और उसके अलावा भी अगर योग को प्रॉपर जितना हमारे ऋषियों के द्वारा जो हमें विषय बताए गए उसमें अगर जीवन को उतारा जाए तो वो एक बहुत अलग मार्ग है। वैसे तो हम अगर वास्तव में देखें, ऋषियों ने कभी कल्पना नहीं की होगी इसमें नेट भी देना पड़ेगा, उन्होंने तो इसलिए योग बताया भी नहीं था। अगर वास्तव में करें आदर्श की बात, उन्होंने योग इसलिए नहीं बताया था कि इसमें आगे नेट जेआरएफ की परीक्षा होगी और उससे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे। उनका एक ही लक्ष्य था योग का कि जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे, बस इसी लक्ष्य के हिसाब से बताया था। तो वैसे तो अगर मेरी अंदर से मानूँ तो इसको एकेडमिक पार्ट से हटा के रखना चाहिए, लेकिन वही बात है कि अगर मैं कहूँ कि जेआरएफ कुछ नहीं है, बस वैसे ही सुनेंगे, आधे तो यहीं खाली हो जाएंगे, चले जाएंगे पक्का निश्चित रूप से। आज शर्मा शर्मी बैठ जाएंगे, कल से कम होने शुरू हो जाएंगे, तो 4-5 दिन देखेंगे 1-2 बैठा दिखाई देगा जिसको केवल नॉलेज चाहिए। अब ये चलो आज के समय के हिसाब से नेट जेआरएफ के लिए जबरदस्ती तो पढ़ना पड़ रहा है, इस दृष्टि से कहीं ना कहीं मन में बात तो जाएगी। उनका लक्ष्य अभी नहीं है ये सब बातें सुनना, उनका लक्ष्य क्या कि जॉब लग जाए, बस इतना लक्ष्य है। लेकिन मुझे मेरे आगे तो फंस गई ना, अब मेरे तो सुननी पड़ेगी, क्लास के बीच में जाएंगे कहाँ से? तो कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे, कभी ना कभी तो काम आएगी। तो ऋषियों का उद्देश्य तो यही था, मुझे जो लगता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन आए, पूरा परिवर्तन। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना कर पाते कितना नहीं कर पाते हैं। अब समाज का भी बड़ा अंतर है, पहले के समाज में खाना पीना जीवन उतना कठिन नहीं था, साधारण जीवन था, साधारण इच्छाएं थी, उसके बाद अपना जीवन जीते थे, मतलब योग का पार्ट या जो भी ध्यान साधना करनी। आज का समय बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म आपका पूंजीवादी पार्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओगे सब वही पार्ट चल रहा है। लगता है कि अगर जॉब नहीं लगी तो जीवन कैसे जिया जाएगा, एक बड़ी पार्ट है। पहले नहीं था कि जॉब लगेगी जीवन कैसे क्या होगा, जीवन सही चलता था। तो इसलिए आवश्यकता है, प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आपको जॉब की आवश्यकता है, आपको एक ठीक ठाक आपको पैसे की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, लेकिन उसी को फाइनल मत करो। मुझे मत सोचो कि बस यही हो गया तो बस इसी में ही पूरा जीवन निकाल देंगे। थोड़ा ये भी देखो कि मैं कौन हूँ जिसकी बात की जाती है, जितने भी दार्शनिक है, मैं तो शरीर नहीं हूँ ना, शरीर पार्ट तो फिर भी रहेगा, मैं आत्मा हूँ। तो हम देखें कि हम उस आत्मा के लिए कितना टाइम लगाते हैं। 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे शरीर पे जाते हैं, पूरा श्रृंगार की बात हो और बात हो ये बात हो, तो जितने भी आप संसार में पुरुषार्थ कर रहे हो वो सारे कहाँ रिलेट हो रहे हैं, शरीर पे ही हो रहे हैं। शरीर है या इंद्रियां हैं, जो भी कुछ पार्ट है, लेकिन आपका तो कुछ नहीं हुआ ना शरीर। अब देखो जिस शरीर को मेंटेन करने में हमने 24 घंटे लगा दिए, 20-25 साल लगा दिए, ये कितने दिन तक मेंटेन रहेगा? धीरे धीरे जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, उसके बाद क्या लगेगा, फिर अंदर की चीजें आएंगी। अब क्या, तो अंदर संतुष्ट, अभी भी संतुष्ट नहीं है। कौन कह रहा है कि हमें बिल्कुल संतुष्ट हो? लग रहा है ना अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। इतना अचीव करने के बाद में भी वो नहीं है कि हाँ प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, कि जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, कुछ प्राप्त करने लायक इच्छा नहीं रही। तो कहीं ना कहीं सुख की इच्छा तो सबकी है, तरीका गलत हो रहा है, बस ये है अंतिम पार्ट। चाहते सभी है, संसार का एक एक व्यक्ति यही चाहते सुख प्राप्त हो, सब तरीका क्या सुख का, क्या तरीका विद्या से निकलेगा सुख का, वो राजसिक तामसिक व्यक्ति हो गए, क्या तरीका बहुत ज्यादा सोने से निकलेगा। मैं हर एक एक्टिविटी ले रहा हूँ जहां जहां पे व्यक्ति कर रहे हैं, या ज्यादा भोग विलास में जाने से, ज्यादा बड़ा मकान बनाने से, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदने से, क्या सुख का रास्ता वहां से निकलेगा? तो हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति क्या ऑब्जर्व करता है, वो देखता बड़ी गाड़ी वाले को, यार वो भी दुखी है, समझ गया कि गाड़ी से सुख नहीं है, गाड़ी से आवश्यकता पूरी होती है आने जाने की, लेकिन सुख वाला पार्ट नहीं है। अब वो मूर्खता होगी कि मैं भी लेके देखूंगा मुझे भी सुख होगा या नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो भी उसी कोल्लू के बैल की तरह वो भी लग जाता है। 4-5 साल के लिए गाड़ी आ गई, यार ये तो गलत हो गया, सुख तो नहीं था इसमें, क्योंकि 4-5 साल तो गए ना, अब क्या होगा। तो जो पहले से रियलाइज कर लेना चाहिए था कि उन चीजों वो नहीं है, वो आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं में कम में अगर पूरी हो रही तो कम में करो, आवश्यकता अगर थोड़ी ज्यादा चीज ज्यादा में, लेकिन उसको पूरा जीवन मत बनाओ। तो वही ऋषियों का पाठ। ऋषियों ने, जैसे महर्षि कणाद अपना नाम है, कणाद का अगर आप अर्थ देखो, कणमत्ति कणादः, कि जो कण कण को चुन के खाते थे। तो पहले के ऋषि संग्रह नहीं करते थे, संग्रह करने में तो मेहनत होती है,
सांसारिक परिश्रम करना पड़ेगा, जो आ गया उसका रक्षण करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। वो क्या करते थे भाई, उतना रखते थे एक झोले में जो आ जाए, उठ के यहाँ से जाना वहां से वहां चल दिया। ठीक है, गृहस्थी के लिए वो सब आवश्यक नहीं है, लेकिन गृहस्थी के लिए भी नहीं कि पूरा घर ही भर दो। अब देखा कि 3-4 घंटे तो घर की सफाई में लग जाती, सामान ही इतना है, तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, अपने जीवन के लिए टाइम नहीं, आसन प्राणायाम के लिए टाइम नहीं, ध्यान के लिए टाइम नहीं। क्यों नहीं टाइम है सर? काम ही इतना है घर का। तो काम किसने बढ़ाया हो? हमने बढ़ा रखा काम। क्या आपको लगता है कि अगर आपको एक कार्य सोच दिया कि जितना आपको आवश्यक उतना रख के बाकी हटा दो, आपके लगभग 90% काम कम हो जाएंगे। घर के जैसे जैसी चीजें कम होती जाएंगी ना, आपके काम कम होते जाएंगे। आपकी जरूरी काम क्या है? खाना पीना, जो आपकी जॉब है थोड़ी देर की, जब कमाने का पार्ट वो किया और अपनी शुद्धि आदि करके खत्म, ये काम खत्म हो गया। लेकिन बाकी क्या? और एक दीवार सजानी थी, बढ़िया पेंटिंग चल रही है उसके ऊपर, पेंटिंग कर दिया। मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी पार्ट एक लिमिट में हो। और व्यक्ति जिसको चित्रकारी का शौक है, दीवारों पे पेंट करने का, इनका तो उन पे लगा हुआ है, सारा टाइम उसमें निकल गया, फिर ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। तो वो पार्ट उतना जरूरी नहीं है। जरूरी वो पार्ट आपके लिए जो आपको मन को शांत रख सके, उस दृष्टि से करना चाहिए। तो इच्छाओं को कम करो, बस ये इच्छाएं कम रहेंगी तो जीवन और अच्छा रहेगा। और ठीक है, मेरे तो सुनते ही रहोगे आप लोग। आज बड़ा